मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वक्फ संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और अब 16 तारीख तय की गई है सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने 16 तारीख तय की है, 16 अप्रैल की तारीख, और 16 अप्रैल को तमाम याचिकाएं जो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर की गई हैं, 15 से ज्यादा लोगों ने इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें राजनीतिक दलों के लोग हैं और तब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कुछ और संगठन भी है। इन सब की ओर से तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं। अब उनकी सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है 16 अप्रैल। कानून बन चुका है और कानून बनने के बाद, हालांकि याचिकाओं की शुरुआत हो गई कानून बनने से पहले ही, लेकिन अब इसकी तारीख भी तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तैयार हो गया और अब इस पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। तो ये एक बड़ी खबर है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस कानून को लेकर जिस तरह से देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह इसका विरोध हो रहा है, राज्यों की विधानसभाओं में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, और ये भी अब कहा जा रहा है राजनीतिक दलों ने, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, कि इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इसको वापस लिया जाएगा। इस कानून को सरकार पर भी दबाव है कि वो इसको वापस ले। हालांकि इस सरकार से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने कानून पारित किया है, लेकिन कृषि कानून भी बनाए गए थे, वो सरकार को वापस लेना पड़ा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसको लेकर जो आधार बताए जा रहे हैं, जो याचिकाएं दायर की गई हैं, वो आधार बड़े मजबूत हैं और कहा जा रहा है कि ये कानून सीधे तौर पर तमाम जो मौलिक अधिकार है संविधान में दिए हुए, उनका उल्लंघन करता है। धार्मिक आजादी का, जो रिलीजियस फ्रीडम मिली हुई है, उसका उल्लंघन करता है। तो मजबूत ग्राउंड पर इनको लिया गया है, दायर किया गया है। अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा, तो एक बड़ा एक उम्मीद इसको दिख रही होगी जिन लोगों ने इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं, या जो लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं इस विधेयक के आने से पहले से ही। हाँ, बिल्कुल। इस विधेयक के आने से पहले ही इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही थी और इसका विरोध भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था समीर जी, और ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध हुआ। और जैसे ही ये बिल पास होते ही सबसे पहले कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे, और उसके बाद फिर झड़ी लग गई। अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क वो भी पहुंचे हैं, महुआ मोइत्रा वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। तो ये सारी याचिकाएं पहुंच गई हैं, 13 से ज्यादा याचिकाएं वहां पहुंच चुकी हैं, और 3 सदस्यीय पीठ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की, वो इसकी सुनवाई करेगी, और 16 अप्रैल जो है उसके लिए तय की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, और बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन जो शामिल हैं। और ये मामला सुनवाई की सूची में 13वें नंबर पर लगा हुआ है। और ये जो जमीयत उलेमा हिंद है, उसके अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, डीएमके, सपा, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब के नेताओं ने ये याचिकाएं दाखिल की हैं। तो अब इसकी सुनवाई जो है वो 16 अप्रैल को तय की गई है। 16 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और इसको लेकर जिस तरह से घंटों बहस हुई है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और लोगों ने, विरोध करने वालों ने भी अपने तर्क रखे। हालांकि सरकार का ये तर्क था कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, मुस्लिम समुदाय के हित में ये कानून बनाया जा रहा है, लेकिन विरोध करने वालों का ये तर्क है कि ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उनका अधिग्रहण करने की ये साजिश है। राहुल गांधी ने तो सीधे तौर पर ये कहा था कि ये शुरुआत है, और उसके बाद दूसरे धार्मिक जो समूह हैं, उनकी संपत्तियों को हड़पने के भी कानून बनेंगे, इसकी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं लगातार। तो अब इस कानून को चुनौती दी गई है और उस पर सुनवाई हो रही है 16 अप्रैल को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि हमने इस विधेयक के खिलाफ बार बार आवाज उठाई है, और चूंकि कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो यही कहा गया है, चूंकि बहुमत की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विधेयक पारित हो गया,
लेकिन उसके बाद ये रास्ता बचा हुआ है और उसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी रास्ता तमाम मुस्लिम संगठन अपना रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो पिछला 3 दिन जो रहा वो बहुत ही हंगामेदार रहा और इसी मुद्दे पर रहा, क्योंकि वहां पर विधानसभा में मांग की जा रही है कि इस कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जाए। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसको लेकर काफी ज्यादा मतलब लगातार 3 दिन तक हंगामा रहा जम्मू कश्मीर विधानसभा में, और इसको लेकर काफी ज्यादा आपस में भिड़ंत भी वहाँ हुई बहुत जबरदस्त तरीके से। और कल तो जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मेराज मलिक, वो कुछ अपशब्द भी बोल गए और उसको लेकर काफी ज्यादा वहाँ भूखताप हुई और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के बीच भी वहाँ संघर्ष देखने को मिला। लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सभी दल जो थे वो दिखाई पड़े। तो इस मसले पर एक दिखाई पड़े, बाकी वो वहाँ की जो अंदरूनी राजनीति वो अलग मसला है, लेकिन इस वक्फ बिल के खिलाफ जो है वहाँ के दल दिखाई पड़े। इधर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है, एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको खारिज कर देंगे। कांग्रेस ने भी कह दिया है। इसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कल काफी ज्यादा फायर हुए। कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था, एआईसीसी की जो बैठक चल रही थी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे काफी ज्यादा फायर हुए। और ये हम लोग देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के दृश्य है। पिछले 3 दिन सोमवार से लेकर बुधवार तक वहां लगातार यही हंगामे वाली स्थिति बनी रही। जी लगातार ही हंगामे वाली स्थिति बनी रही। और आपको याद होगा समीर जी की जब राज्यसभा में बहस चल रही थी, उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत व्यवस्था के प्रश्न उठाए थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को हम लोग सुन भी सकते हैं कि उस समय क्या कहा था उन्होंने राज्यसभा में। जी बिल्कुल, इसको लेकर बहुत ही गर्मा गर्म बहस राज्यसभा में लगभग 12 घंटे तक हुई थी। लोकसभा में भी 8 घंटे से ज्यादा बहस चली थी वक्फ संशोधन कानून पर, विधेयक पर, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से बहुत ही नैरो मेजॉरिटी के साथ ये पारित हुआ था। तो सुनेंगे एक बार क्या कहा था उस समय जब चर्चा हो रही थी राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। सर, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए, और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन के, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया। ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से, और बिल को पास करना भी है आपको। तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं, और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, सॉरी लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में? इनके पक्ष में 288 आए और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए? इसका मतलब ये है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। पर अगर आप उसको बहुत एक नैरो मेजॉरिटी के साथ, हल्की मेजॉरिटी के साथ अगर पारित कर ले रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस कानून में सब अच्छाइयां ही हैं। जो विरोध में मत है उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन बहुमत है तो बहुमत में वह ये पारित हो गया। लेकिन
कानूनी आधार क्या है, संवैधानिक आधार क्या है जिन पर इसको चुनौती दी गई है कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी को सुनेंगे और वो कांग्रेस पार्टी के नेता तो हैं ही, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये उन प्रावधानों का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है संविधान के, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ये कानून टिक नहीं पाएगा। सुन लेते हैं क्या कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कानून को लेकर। तो ये बहुत सारी जो याचिकाएं दायर की गई हैं इसी उम्मीद में की गई हैं कि जो उनके तर्क हैं, जो उनके लॉजिक हैं, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज कर सकता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी को सुनते हैं क्या कहा है, कौन से ऐसे ग्राउंड्स है, कौन से रहा है संवैधानिक आधार पर, संवैधानिक आधार है जिन पर इसको चुनौती दी जा रही है। सीधे तौर पर ये धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी का जो अधिकार है उसका हनन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। समानता के अधिकार को, राइट टू इक्वलिटी को ये इसका उल्लंघन कर रहा है। ये बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिन पर इसको चुनौती दी गई है। और कांग्रेस के नेता जो सबसे पहली जो याचिका दायर की गई, मोहम्मद जावेद, जो किशनगंज पर, बिहार के किशनगंज से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बहुत ही मजबूत आधार पर जो उनकी याचिका है उसको उन्होंने दायर किया है। और उसके बाद कई सारे नेताओं ने किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, आरजेडी की तरफ से याचिका दायर की गई है, तमाम दूसरी पार्टियों की ओर से भी, डीएमके ने भी, और तमिलनाडु की विधानसभा ने तो इसको अपने यहाँ इस प्रस्ताव पारित किया है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए। वहां की विधानसभा इसका विरोध कर रही है। तो एक बड़े संवैधानिक संकट में ये कानून दिख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इस पर क्या फैसला लेता है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनको उम्मीद जरूर इससे दिखाई पड़ रही है। हाँ समीर जी, उम्मीद इसलिए दिखाई पड़ रही है चूंकि जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, जैसा कि हम लोगों ने सुना अभिषेक मनु सिंघवी को संसद में ही बोल रहे थे, राज्यसभा में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो बीजेपी के नए नवेले मित्र हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर का जो ट्रस्ट है उसमें गैर हिंदू कैसे हो सकता है। उनका बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से वक्फ का जो बोर्ड है उसमें कोई गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है। जिस आधार पर तिरुपति में नहीं हो सकता गैर हिंदू, उसी आधार पर वक्फ में नहीं हो सकता। तो यही समीर जी, और यही याचिका में तर्क दिया है महुआ मोइत्रा ने अपनी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करता है ये। और समीर जी, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अमेरिका का जो विभाग है, सरकार, अमेरिकी सरकार है, वो इसको लेकर काफी ज्यादा कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह उठा चुकी है। यहाँ तक कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप, जो मोदी जी के मित्र है, वो बन गए, उनके समय में भी रिपोर्ट जारी हुई, उसने भी इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार मौलिक अधिकारों को लेकर और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो है अपने आदेश देता रहा है विभिन्न मुकदमों में। इसलिए ये आशा की जा रही है कि ये वक्त पे जो संशोधन लाई है सरकार, ये भले ही राज्यसभा में और लोकसभा में पारित हो गया हो, बहुमत से पारित हो गया हो, लेकिन ये कानून की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरेगा और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसीलिए जो तमाम राजनीतिक दल हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, उन्होंने याचिकाएं दायर की हैं और उनका कहना है कि जब संसद में ये कानून पारित हो गया, भले ही हल्की मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के जरिए, नैरो मेजॉरिटी के जरिए पारित हुआ हो, कानून बन गया है, तो उनके पास अब यही रास्ता बचता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है इसकी सुनवाई के लिए। 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी के नेता जियाउर रहमान बर्क ने भी याचिका दायर की है इस कानून के खिलाफ। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है। अगर संसद ने उसको पारित कर दिया है तो लोकतंत्र में दो ही रास्ते हैं, या तो उसका कानूनी सहारा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, उसके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया जाए, और वो दोनों ही काम इस समय हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अब 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। ये तारीख, इसका इंतजार रहा होगा जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की कि कब इसकी सुनवाई होगी। और जो तर्क रखे गए पार्लियामेंट में वो सुने तो जरूर गए, लेकिन चूंकि वहां बहुमत नहीं था विपक्ष का, इसलिए उस पर वो कामयाब नहीं हुए, उसको रोक नहीं पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये रास्ता अभी बचा हुआ है और निश्चित तौर पर उम्मीद होगी इस कानून का विरोध करने वालों को कि सुप्रीम कोर्ट उन तर्कों को स्वीकार करेगा और बिल को खारिज कर देगा। ये विरोध प्रदर्शन भी जगह जगह हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हुआ। इसके अलावा ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मणिपुर की तस्वीरें हैं, और मणिपुर में भी 2 दिन पहले बहुत जबरदस्त तरीके से मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का विरोध किया था, प्रदर्शन किया था। बड़ी संख्या में वहां पर लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तो जगह जगह ये जो कानून के खिलाफ ये चर्चाएं हो रही हैं, चाहे अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में हो, सड़कों पर आंदोलन हो रहा हो और कोर्ट में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अभी बात कह रहे थे
इसकी कही जा रही है कि ये कानून में खामियां हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भले ही बहुमत से पास हो रहा हो, लेकिन बहुमत देखा जाना चाहिए कि इस कानून के पक्ष में और विपक्ष में कितने वोट रहे। उसका मार्जिन बहुत कम है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये कानून जिसके हित में लाने का दावा किया जा रहा है उनके हित में ये है। हाँ बिल्कुल समीर जी, उनके हित में है ये नहीं है, ये कहा। और कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपनी बात रखी AICC के अधिवेशन में समीर जी, उसमें भी उन्होंने इसको लेकर काफी जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। यानी कांग्रेस की तरफ से जोरदार तरीके से इस पर बात रखी गई कि ये असंवैधानिक है और इसका हम विरोध करते रहेंगे और हमारी सरकार आएगी तो इसको हम उखाड़ कर फेंक देंगे, ये भी किया। और हम सुन भी लेंगे कि क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल। हालांकि वो कल की बात है, लेकिन हम सुन सकते हैं कल के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर क्या कहा था समीर जी, ये हम लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इसका विरोध जगह जगह हो रहा है और जो आधार दिए गए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर हुई हैं, उन याचिकाओं में ये साफ तौर पर समझा सकता है कि जो तर्क दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण तर्क हैं और वो संवैधानिक तर्क दिए गए हैं। सरकार ने जो किया है वो संविधान सम्मत नहीं है। और जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में कह रहे थे कि भाई जो तर्क तिरुपति वाला मंदिर के जो ट्रस्ट है उस पर लागू होता है, तो वही वक्फ जो ट्रस्ट है उस पर लागू क्यों नहीं होता। तो जो तर्क आपका है कि भाई हिंदुओं की संस्था में कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता, तो मुस्लिमों की संस्था में कोई गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा तर्क है। और ये एक तरह से कहा जाए जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका उल्लंघन करता है जो वक्फ संशोधन कानून पास हो गया है। ये समीर जी बिल्कुल। और ये धार्मिक जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपने संगठन चलाने की, अपने स्कूल चलाने की, अपने शिक्षण संस्थान चलाने की जो आज़ादी मिलती है, उनके प्रबंधन की जो आज़ादी मिलती है, उस आज़ादी को इस कानून के जरिए छीना जा रहा है, ये तर्क है। तो बहुत सारी बातें कही गई हैं और हम लोग सुनेंगे एक बार कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। लेकिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इस कानून को लेकर किस तरीके से लड़ाई लड़नी है कानून बनने के बाद भी, उस पर भी चर्चा हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनकी सबकी तरफ से इसका विरोध हो रहा है लगातार। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वहां भी विरोध हो रहा है, उन पार्टियों की ओर से भी जो इंडिया गठबंधन में नहीं है। PDP ने भी वहां पर एक एडजर्नमेंट नोटिस दिया, हालांकि उसी की वजह से विवाद भी हुआ क्योंकि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नोटिस दिया था। PDP के विधायक हैं वहीद पारा, उनको भी सुनेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या कहा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि घंटों चर्चा हुई, 12 घंटे राज्यसभा में, 8 घंटे लोकसभा में, उस पर ये इस जो तमाम लोगों ने अपने तर्क रखे वो उनको सुनना चाहिए था, उस पर कंसीडर करना चाहिए था। मणिपुर का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2 बजे रात मणिपुर पर चर्चा के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन की मंजूरी ले ली गई, जबकि मणिपुर पर विपक्ष लंबे समय से चर्चा की मांग कर रहा है। जब से वहां पर हिंसा चल रही है, हिंसा जारी है, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और अभी भी वहां तमाम इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन मणिपुर पर सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है और इस विधेयक को, इस कानून पर लंबे इतने घंटे की बहस के बाद विपक्ष के तमाम तर्कों को खारिज कर दिया गया और उसको जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लिया गया। JPC बनाई गई, लेकिन JPC पर भी विपक्ष का कहना था कि उनकी किसी बात को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो बहुत सारे ये मुद्दे हैं और चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वो इस पर भी इसका मूल्यांकन करेगा कि आखिर JPC में विपक्ष की बात को कितनी तवज्जो दी गई। हाँ, विपक्ष की बात को कितनी तवज्जो दी गई और विपक्ष के जो डिसेंट नोट्स थे उनको एक्सेप्ट किया गया कि नहीं किया गया। चूंकि वो विपक्ष के डिसेंट नोट्स एक्सेप्ट किए ही नहीं गए और अब तो ये राज्यसभा की कार्रवाई में है कि वहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कह दिया कि हमें तो कोई डिसेंट नोट मिला ही नहीं विपक्ष का। जी हाँ। तो यानी आपने वहां एक्सेप्ट कर लिया कि विपक्ष के डिसेंट नोट आपने नहीं लिए और आपने रिपोर्ट पेश कर दी, तो ये प्रक्रिया का भी उल्लंघन हुआ। तो समझिए यहाँ तो प्रक्रिया से लेकर और जो संवैधानिक दांवपेच हैं उनका भी पालन एक तरीके से नहीं किया गया है इसको लेकर। और जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई ये एक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है सरकार एक धर्म विशेष के। और उन्होंने पूछा है कि भाई क्या आप गैर मुस्लिमों को जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है या अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की अनुमति दे सकते हैं? क्या आप एक गैर सिख को जो SGPC है उसकी निगरानी करने की अनुमति दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं उसको आप किस तरीके से उसकी निगरानी करने की अनुमति दे सकते हैं? तो ये वैलिड जो है पॉइंट इसको उठाया गया है। और शायद यहाँ एक तरह से कहा जाए समीर जी कि जब अब देखिए
जब वक्फ बिल का समर्थन करने वाले दाढ़ी टोपी वाले भी मिल जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको ये शामिल करने की क्या जरूरत थी कि गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल हो जाए? अरे भाई ऐसे लोग मिल जाते हैं तो ऐसे लोगों को आप शामिल कर देते जी, आप नहीं जोड़ते इसमें, तो कम से कम आपका कानून तो बना रहता। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको पहली नजर में ही सुनवाई पर रद्द कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह समीर जी कि 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, तो 13 मई से पहले ये फैसला आ सकता है, चूंकि ये जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ही इसको सुन रही है जी हाँ। तो इस मसले पर 13 मई से पहले फैसला आ सकता है। और ये भी हो सकता है समीर जी कि जस्टिस संजीव खन्ना जाते जाते बड़ा फैसला जो है वो वक्फ बिल पर देकर, वक्फ बोर्ड के जो अधिनियम जो आया वक्फ संशोधन कानून, इस पर देकर जाए, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं जी। बिल्कुल इसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही है, और चूंकि सबसे बड़ा जो आधार है वही है कि ये अल्पसंख्यक धार्मिक आजादी का अधिकार छीन रहा है, और अल्पसंख्यकों को जो विशेषाधिकार मिले हैं संविधान में, मौलिक अधिकारों के प्रावधान है, उनका ये सीधे सीधे उल्लंघन करता है। सुनते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, लेकिन ये कई तरह से ये बातें हो रही हैं लगातार, और यही बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी राज्यसभा में कहा, जिसको अभी हम लोगों ने सुना था, कि आखिर अगर मुस्लिम हिंदू धर्म के या किसी दूसरे धर्म के जो संगठन हैं, उनके अपने धार्मिक संस्थान हैं, उसमें उनके मैनेजमेंट में किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं शामिल किया जा सकता, तो फिर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में कैसे शामिल किया जा सकता है? सुनते हैं क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर। उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, और जम्मू कश्मीर के तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हंगामा ये हुआ, हालांकि वहां पर जो पीडीपी के नेता थे उनका कहना था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव पारित करना चाहती थी तो फिर स्पीकर ने उसकी मंजूरी क्यों नहीं दी। पीडीपी का यह भी कहना था कि स्पीकर को हटाया भी जा सकता था, लेकिन ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला की इस कानून का हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, और ये मुस्लिम समुदाय के ये धार्मिक जो अधिकार है उनका सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहा है। उनकी पार्टी भी इस पर, उनकी पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, वो भी जाएंगे। तो इसको लेकर जबरदस्त एक हंगामा जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला। पीडीपी नेता वहीद पारा को भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं वक्फ कानून को लेकर, और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में इस पर चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि उनके राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा। सुनेंगे ममता बनर्जी को भी, पहले पीडीपी नेता वहीद पारा को सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो ये तमाम राज्यों में इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, वहां की विधानसभाओं में चर्चाएं हो रही हैं, जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, और ममता बनर्जी सीधे तौर पर कह रही हैं कि हमारे राज्य में ये लागू नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इसको वापस लिया जाएगा। तो कानून के खिलाफ इंडिया गठबंधन की एकजुटता भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं पीडीपी नेता वहीद पारा को, वो क्या कह रहे हैं। और वहां विधानसभा में भी इसको लेकर काफी विवाद हुआ, और बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के जो विधायक हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, और इसी वजह से वहां पर बीजेपी के नेताओं के साथ अलग अलग पार्टियों की वहां पर एक हाथापाई जैसी नौबत भी आई। हाथापाई हुई भी, काफी विवाद रहा 3 दिनों तक। इधर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। अब सबकी निगाहें अमलेंदु जी 16 अप्रैल पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। हाँ, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि केंद्र सरकार ने उसमें कैबिनेट दाखिल कर दिया है कि बिना उनको सुने हुए इस पर कोई फैसला ना दिया जाए। अब लगता यह है कि केंद्र सरकार इसको टालने की कोशिश करेगी ताकि जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो जाए 13 मई तक, फिर वो उस पर समय लेने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से हुआ ईवीएम वाले मसले पर आया, और जो इनका चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला मसला था, उस पर इस तरीके से समय लेने की कोशिश की, समय मिल भी गया। तो सरकार का प्रयास ये होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच पे ये मामला उनके रिटायरमेंट टल जाए, ना आने पाए, तो वो कोशिश करेगी कि समय लेने की। अब देखना ये है कि अदालत समय देती है कि नहीं देती है, और समय देती है तो कितना देती है। हो सकता है कि अदालत कहे कि ठीक है आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, 3 दिन में आप अपना उत्तर इस पे दाखिल कीजिए। या आपने जब कैबिनेट दाखिल की हुई है तो आइए, अब आपकी कैबिनेट थी। हाँ भाई, आपने कानून बनाया, कैबिनेट ने पास किया, उसके बाद उसको लोकसभा राज्यसभा में पेश हुआ, इतनी बहस हुई, आपको अब उस पर क्या लॉजिक देना है? क्या लॉजिक देना है? जो भी आपका लॉजिक तो आके अब दीजिए, आपको नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, आइए आप आके अपनी बहस कीजिए, चूंकि आपने कैबिनेट दाखिल किया हुआ है। तो ये कैबिनेट दाखिल करना हो सकता है ये सरकार की एक गलती भी हो गई हो कि आपने कैबिनेट दाखिल कर दिया तो आपको वो समय नहीं मिल सकता है। तो ये भी अब कानूनी दांव पेच है, समझिए, इस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं कह सकते, लेकिन जो मुझको लगता है वो लगता है कि ये कानूनी दांव पेच में शायद गलती सरकार कर गई कैबिनेट डालकर।
वरना वो समय मांग सकती थी, साहब हमको समय दिया जाए जी, और पहले नोटिस इशू होता। तो अब अपना कैबिनेट दाखिल कर दिया तो नोटिस इशू मुझे लगता है कि नहीं होगा। तो देखना है कि क्या होता है। लेकिन सरकार की जो है मंशा वो यही है कि 13 मई के बाद ही इस पर कोई सुनवाई हो, ताकि जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो जाए। वो उनकी बेंच है, वो नहीं सुनता। जी बिल्कुल, उसको टालने की कोशिश है और तब तक टाल दिया जाए जब तक कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर नहीं हो जाते हैं। अब खैर इस पर क्या होता है, लेकिन 16 अप्रैल महत्वपूर्ण तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और उस पर क्या कहना है जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं और सरकार का पक्ष क्या है, दोनों ही बातें आएंगी और सुप्रीम कोर्ट उनको कितनी तवज्जो देता है। क्योंकि जो ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर चुनौती दी गई है इस कानून को, वो ग्राउंड्स बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं और कई सारे प्रोविजंस हैं जिनके आधार पर इसको चुनौती दी गई है। अब ममता बनर्जी को सुनते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने राज्य में वक्फ की संपत्तियों को कहीं नहीं जाने देंगे और जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सरकार इनको हड़पने की कोशिश कर रही है इसलिए यह कानून आया है, उन्होंने कहा है कि हम अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। सुनिए ममता बनर्जी को क्या कह रही है। बनर्जी की वहां पर मेरे रहते हुए कोई संपत्ति को नहीं छीन सकता है और कानून को लेकर जिस तरह से अमलेंदु जी इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई पड़ी है, चाहे वो संसद के भीतर हो चाहे संसद के बाहर हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कर भी रहे थे कि लोकसभा में पक्ष में इस कानून के सिर्फ 288 वोट पड़े और विपक्ष में, विरोध में 232 वोट पड़े। और वो तो राज्यसभा में वोटिंग से पहले बोल रहे थे जी। राज्यसभा में अगर वोटिंग के बाद बोलते तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते कि भाई हम तो 81 थे और हमको तो वोट 95 मिल गए, हाँ, और आपके वोट कम हो गए, तो ये कहां से बढ़ गया। तो इसका मतलब इसका जबरदस्त तरीके से विरोध है। और समझिए जी जो बीजू जनता दल है उसके कुछ सांसदों ने पक्ष में वोट कर दिया था, उसको लेकर वहां बवाल मचा हुआ है। और नवीन पटनायक कल जो है वो अपने तमाम सांसदों विधायकों से मिले हैं और जिन लोगों ने पक्ष में वोट कर दिया था उनकी खिंचाई की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पार्टी का दफ्तर है, पार्टी के दफ्तर में जो बैठक होगी वो आधिकारिक है। अगर कोई किसी निजी होटल में बैठक करता है तो वो पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। यानी उनके एक जो नेता थे उन्होंने एक होटल में बैठक कर ली थी। तो यहाँ वहां भी एक तरीके से बवाल जो है काफी ज्यादा मचा हुआ कि उन्होंने विप जारी नहीं किया था, खुला छोड़ दिया था। खासतौर से सस्मित पात्रा जो और के पांडियन को लेकर जो है वो काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे। तो वहां जो उन्होंने तूफान शांत करने की कोशिश की और उनके अधिकांश सांसद जो थे वो इस बिल के विरोध में रहे। समीर जी बिल्कुल, तो ये देखने में आ रहा है। इधर कल राहुल गांधी जब बोले हैं अपने AICC के उसमें सेशन में, उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही। राहुल गांधी उन्होंने कहा कि भाई इस बार नरेंद्र मोदी जब गए अमेरिका तो आपने देखा कि क्या वो ट्रंप से गले मिले कि नहीं मिले। पहले यार गले मिलते थे, इस बार ट्रंप से गले नहीं मिले, ट्रंप ने गले नहीं लगाया, गले नहीं पड़ने दिया। मतलब आप ये समझिए जी। और क्यों नहीं पड़ने दिया, तो उस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाया गया, इसको पास कराया गया ताकि जो एक आर्थिक तूफान आने वाला है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए और लोग मोदी सरकार से सवाल ना करें कि ट्रंप से आपकी दोस्ती के चलते देश के अंदर आर्थिक अस्थिरता क्यों पैदा हो रही है। हम राहुल गांधी को सुन नहीं सकते हैं कि कल उन्होंने क्या कहा था। जी बिल्कुल, और चूंकि ट्रंप के जो टैरिफ वॉर है उसको लेकर पूरे दुनिया में हाहाकार मचा है और ट्रंप को खुद अपने फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। अब एक बार फिर उन्होंने 3 महीने के लिए टाला है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको सुनते हैं। और ये कहा भी जा रहा था कि अचानक 2 अप्रैल को बिल पेश करने का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि उसी दिन रात में, क्योंकि अमेरिका और भारत के समय में फर्क है, उस दिन टैरिफ की घोषणा करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। सुनते हैं राहुल गांधी ने कल का जो अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है उसमें कहा क्या इस पूरे मुद्दे पर। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर भाषा को इस देश में इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, जगह मिले। हम चाहते हैं कि यह देश सब लोगों का हो
और हर धर्म, हर जात, हर भाषा को इस देश से फायदा मिले। की जो घोषणा और क्यों इस बिल को उसी दिन लाया गया, जबकि उससे पहले अमलेंदु जी चर्चा हो रही थी कि 4 अप्रैल तक ही संसद का जो मौजूदा सत्र था वो है, उसके बाद सत्र का समापन हो जाएगा। ये बिल शायद ना लाया जाए, ना ला पाए, लेकिन अचानक 2 अप्रैल को लाने का फैसला किया गया और उसके पीछे कारण यही था ताकि लगातार उस पूरे सेशन के दौरान 2 पार्ट में हुआ और उसमें लगातार चर्चा हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं उस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, उस पर एक सफाई दी जाए, उस पर बताया जाए, उसको स्पष्ट किया जाए। लेकिन उस पर कोई सफाई नहीं दी गई सरकार की ओर से और जिस दिन उसकी घोषणा हो रही थी उसी दिन यहां पर रख दिया गया कि ये बिल लाया जाएगा और उस पर 8 घंटे की और 12 घंटे की चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में रखा दी गई। तो इसको लेकर ये सवाल तो तब भी उठ रहा था, लेकिन अब बिल आया है तो उस पर चर्चा में भाग लेना ही है विपक्ष को। लेकिन उस पर भी चर्चा कम नहीं हुई, उसकी चर्चा जो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की टैरिफ की, संसद में भी हुई, उसके बाहर भी हुई, क्योंकि वो ऐसा मुद्दा है कि पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। भारत बिना प्रभावित कैसे हुए कैसे रह सकता है। और बस हैरानी की बात यही है कि भारत सरकार उस पर खामोश है। जी समझिए, और अब तक खामोश है। हाँ, अब तक खामोश है। और देखिए, चीन ने तो पलटकर 84% उस पर लगा दिया और चीन के टैरिफ लगाते ही एक ट्रंप की अकल जो थी वो घुटनों से निकलकर दिमाग में आ गई और तुरंत उन्होंने 75 देशों पे 90 दिन के लिए टैरिफ टाल दिया। तो अगर चीन ये नहीं करता, इसी तरीके से समझिए ये जो माइलेज चीन को मिला है ये भारत को मिल सकता था अगर नरेंद्र मोदी ट्रंप से अपनी दोस्ती नहीं निभाते, भारत के प्रति अपनी आस्था जो निष्ठा अगर वो दिखाते और उल्टा अमेरिका पे अगर टैरिफ लगा देते तो ये फायदा भारत को मिल सकता था जो आज चीन उठा रहा है। और चीन आज दुनिया में सिरमौर बन गया कि उसने ट्रंप की अकल जो थी वो घुटनों से निकाल के दिमाग में ला दी। तो ये काम भारत कर सकता था, लेकिन चूंकि जो आरोप है विपक्ष के वो ये है कि यहाँ मोदी जी के मित्रों के हित जो हैं वो जुड़े हुए थे वहाँ अमेरिका से, तो इसलिए ट्रंप की सारी नाजायज बातें जो मोदी जी खामोशी के साथ सुनते रहे और उसको मानकर चले आए। तो ये बहुत बड़ा सवाल राहुल गांधी ने उठाया और देखने में भी आया कि 2 अप्रैल को जब वो ट्रंप ने टैरिफ लागू किया और उसने ये भी कहा कि मैंने मोदी से बात कर ली, वो मान गए। ये भी ट्रंप ने कहा। तो अब माने नहीं माने, हमें नहीं मालूम ट्रंप झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से या मोदी जी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया कि मोदी जी ने ट्रंप की बात नहीं मानी, इस तरह की बात नहीं आई। तो ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो लगता है कि बिल्कुल सही निशाने पर उन्होंने चोट की। जी बिल्कुल, उसको लेकर ये बात बिल्कुल सही है और ये लगातार आरोप लगे, पहली बार कोई नहीं है कि 2 अप्रैल की तारीख उस विधेयक के लिए क्यों रखी गई, वक्फ संशोधन विधेयक के लिए अचानक उसको क्यों लाया गया। तो ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला था और पूरी दुनिया में और भारत पर भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और जिस तरह से अब ट्रंप कह रहे हैं कि फार्मा पर भी लगाएंगे, हालांकि कल उन्होंने जिस तरह से रोल बैक किया है, वापस अपने कदम खींचे हैं, उसको देखते हुए अब ये हो सकता है कि इस पर अमल वो न करें, लेकिन फार्मा सेक्टर में जो दवाइयों के सेक्टर में उन्होंने टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है उससे तो साफ तौर पर बड़े पैमाने पर और बुरी तरह से भारत प्रभावित होता दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, भारत की प्रतिक्रिया अभी भी उस पर कुछ नहीं आई है। हाँ, अभी भी भारत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब भारतीयों का अपमान करके ट्रंप यहाँ भेजा था उस समय भी भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं और एक तरह से कहा जाए कि ट्रंप के सामने घुटने जो है वो मोदी सरकार ने टेके हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, ये साफ तौर पर समझा सकता है। और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद अब एक बड़ी खबर आ रही है कि आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। क्या कुछ उसमें होना है, चूंकि जिस तरह से ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी हो, चाहे वक्फ कानून हो, इन मणिपुर हो, इन तमाम मुद्दों पर वहां चर्चा हुई है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच भी उस पर चर्चा होगी, शायद उसी वजह से यह बैठक बुलाई गई है। क्या खबर है अमलेंदु जी? हाँ, खबर यह है समीर जी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज 2 बजे जो है दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर है, स्पष्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा, चूंकि अभी 1 घंटे से
ज्यादा का समय है, तो हो सकता है कि या पहले घोषणा ना की जाए क्या है, लेकिन इंडिया गठबंधन की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, इस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब ये मसला क्या होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये देखना होगा। क्या वक्फ बिल पे कोई बात आती है, या जो टैरिफ है उसको लेकर कोई बात आती है, या गठबंधन की जो सीटों का तालमेल है उसको लेकर कुछ बात आती है, बिहार में चुनाव होने, या ये माना है कि जो चुनाव आयोग के खिलाफ और ईवीएम मशीनों को लेकर जो है उस पर कुछ बातें आती हैं। तो अभी मालूम पड़ेगा, लेकिन 2 बजे बताया जा रहा है कि इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें मालूम पड़ेगा क्या होता है। जी बिल्कुल, चूंकि ईवीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बातें कही और पूरी तरह उसको फ्रॉड बताया, बहुत अहम है, और लगातार गठबंधन के घटक दल उसके खिलाफ आवाज उठा ही रहे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, लेकिन बिहार का चुनाव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और बिहार में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में विभाजन दिखाई पड़ रहा है, वही विभाजन एक तरह से बीजू जनता दल में भी दिखाई पड़ रहा है। बीजू जनता दल पिछले कुछ समय से, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, वक्फ कानून का मुद्दा हो, या और भी मुद्दे हो, वो इंडिया गठबंधन के करीब आता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन वोटिंग के समय राज्यसभा में उसके कुछ सदस्यों ने इस कानून के समर्थन में वोट दिया है, उसको लेकर पार्टी में नाराजगी है। और यहां तक कि पार्टी के अध्यक्ष नवीन पटनायक भी काफी नाराज है और उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को बुलाकर उस पर सफाई पेश की है, सफाई मांगी है और उसको लेकर काफी नाराजगी भी जताई है। तो ये 2 पार्टियां तो इस समय बहुत बुरी तरीके से अपने आंतरिक संघर्ष से जूझ रही हैं, वक्फ कानून को ही लेकर। हाँ बिल्कुल, वक्फ कानून को लेकर आंतरिक संघर्ष जूझ रही है, और समीर जी जूझ चंद्रबाबू नायडू भी रहे जी, लेकिन हाँ चंद्रबाबू नायडू भी जूझ रहे हैं। और वक्फ बिल पास होते ही वहां जो वक्फ बोर्ड है उसके जो चेयरमैन है अब्दुल अजीज, उन्होंने घोषणा की है कि वक्फ बोर्ड की बैठक में ये तय किया गया है कि जो 12वीं हाई स्कूल पास कर चुके हैं बच्चे, उनको वक्फ बोर्ड जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। यानी वक्फ पे चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से घिरे हैं उससे अब ध्यान भटकाने के लिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू वक्फ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो ये वहां घोषणा की गई है। यानी अंदरूनी संकट वहां भी बढ़ता जा रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, अंदरूनी संकट वहां बढ़ता जा रहा है, यानी तेलुगु देशम पार्टी में और बीजेडी बीजू जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में तो बिल्कुल साफ तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है। जनता दल यूनाइटेड, वहां बिहार में चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में, और वहां पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ। जिस तरह से उसको लेकर पार्टी का स्टैंड रहा है, बहुत सारे नेता, हालांकि पार्टी के कुछ नेता जो बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, उनका कहना है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो पार्टी के नेता है ही नहीं, या उनका कोई बहुत महत्व नहीं है। लेकिन तमाम ऐसे नेता हैं जो बहुत कद्दावर नेता हैं और जो पार्टी में इसका समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके बारे में खुद ये कहा जाता है कि ये बीजेपी के सपोर्टर हैं और इनका जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए भी बीजेपी की भाषा बोलते हैं। कुछ वैसे ही जो राहुल गांधी कह रहे थे कि बहुत सारे कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो है तो कांग्रेस में लेकिन वो काम बीजेपी के लिए करते हैं। हाँ, राहुल गांधी भी कह रहे थे, और वहाँ तो जो कल अधिवेशन हुआ एआईसीसी का, उसमें एक कानपुर के जो नेता थे उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि भैया आलोक मिश्रा पूछ लिया राहुल गांधी और खड़गे जी से ही कि भाई लोकसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने कांग्रेस के टिकट से। उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि जिस व्यक्ति का एक बेटा सपा में हो, दूसरा बेटा भाजपा में हो, तो क्या वो शहर का अध्यक्ष बनने के लायक है? ये सवाल पूछ लिया। इसका मतलब समीर जी की जो राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के लोग घुसे हुए, तो घुसे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में तो बहुत घुसे हुए हैं। वहां तो उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो अगर ये नहीं घुसे होते तो कांग्रेस की दुर्गति थोड़ी होती। और आज भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई सुधर गई हो ऐसा थोड़ी है, या सुधर जाएगी भविष्य में, कोई ऐसी उम्मीद है? हमें तो नहीं है, कम से कम उम्मीद किसी को हो तो राहुल गांधी को हो सकता है, लेकिन कम से कम हमें उम्मीद नहीं है कि अभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सुधरने वाली है समीर जी। तो उत्तर प्रदेश क्या और भी बहुत सारी चीजें, तो अगर राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी के लोग घुसे हुए तो उनको चिन्हित कीजिए, निकाल कर बाहर कीजिए। तो ये तो काम आप ही को करना है, हम थोड़ी करेंगे, कोई दूसरा आगे थोड़ी करेगा। जो आपका काम है वो आपको करना, जो आप बात कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं, तो उसको आप करते हुए दिखाई भी पड़िए, तो ये मसला वहां उठा सकते। जी बिल्कुल, इससे ये मसला वहां उठा था। और दूसरी पार्टियों के भीतर भी, जनता दल यूनाइटेड के भीतर तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि पार्टी पूरी तरह से दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। एक धड़ा ऐसा है जो वक्फ संशोधन कानून का
उसी तरह समर्थन कर रहा है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और दूसरा धड़ा है जो वैसे ही विरोध कर रहा है जैसे इंडिया गठबंधन के घटक दल कर रहे हैं। और इसको लेकर जिस तरह से राज्यों की विधानसभाओं में, चाहे वो डीएमके हो, तमिलनाडु में डीएमके ने प्रस्ताव पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हैं। और एक बार ये सारी चीजें जो दिखाई पड़ रही है, और सीधे तौर पर जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इस कानून को वापस लिया जाएगा। लेकिन अब पूरा का पूरा अगर कहा जाए तो गेंद इस समय सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और लोगों को ये उम्मीद है कि जिन ग्राउंड्स पर इसको चुनौती दी गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खारिज कर सकता है। क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 16 अप्रैल की तारीख तय की है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना सुनवाई करने के लिए, और सुनवाई के दौरान वो इन तर्कों को स्वीकार करता है नहीं करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ समीर जी, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी तक बातें कही जा रही हैं, जो विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं, तो वो क्या है, हालांकि सरकार के पास भी अच्छे कानूनविद हैं। अब तो जस्टिस रंजन गोगोई जो सीजीआई रह चुके हैं वो भी उनके साथ में है। हाँ। तो जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। अब पता नहीं कर रहे नहीं कर रहे, हमें नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन जो अफवाहें या चर्चाएं चला करती हैं वो इस तरीके की हैं। तो उनके पास अच्छे कानूनविद हैं, ऐसा नहीं है। तो अब क्या उनकी राय नहीं ली गई है संशोधन ये वक्फ बिल लाते समय, ये भी सवाल उठता है। अगर उनकी राय ली गई होती, मुझे लगता है कि शायद वो इसका सुझाव नहीं देते, या और जो अगर कानूनविदों से राय ली होती तो ये नहीं थे। लगता है ये मोहन भागवत से राय लेकर कानून जो लाया गया, ये बिल लाया गया और उसको पास कराया गया, तो मोहन भागवत को जो उनका एजेंडा है उसके हिसाब से राय देंगे। कोई भी कानूनविद इस तरीके की राय नहीं देता कि आप इस तरीके का बिल लेकर आइए। जो मूलभूत संविधान का सिद्धांत है, अगर आप उसका ही उल्लंघन कर रहे हैं तो ये साफ तौर पर समझा सकता है समीर जी। तो ये जाकर सुप्रीम कोर्ट में फंसेगा मामला और यहाँ से खारिज हो सकता है। लेकिन यही है कि सरकार चाहेगी किसी भी तरीके से 13 मई से पहले जो है ये जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इसकी सुनवाई ना करने पाए, इस तरीके की कोई जुगत लगा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष वो चाहेगा कि पहले ही इस पर हो जाए और तुरंत इस पर रोक लगे, चूंकि वक्फ बिल कानून बनते ही और उसके लागू होते ही जमीनों पर, संपत्तियों पर कब्जा करने का अभियान एक तरीके से शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, इसको लेकर तमाम ये आ रही हैं खबरें कि वक्फ की संपत्तियों पर निगाह लगी हुई है सरकारों की और उसके कब्जे की बात हो रही है। यानी अभी तक ये कहा जा रहा था कि उस पर वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, अब उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। लेकिन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये वक्फ की संपत्तियों का अधिग्रहण करना चाहती है सरकार और अपने खास लोगों को देना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता दी है संविधान में, उसका ये सीधे तौर पर उल्लंघन करता है ये कानून, क्योंकि ये आज़ादी उनकी अपनी संपत्ति है और अपनी संपत्ति का संरक्षण करने का, उसका प्रबंधन करने का अधिकार उनके पास है। संविधान एक बार अमलेंदु जी फिर आ गया है और लगातार संविधान की बात होती है। संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप इस सरकार पर लगता है। लोकसभा चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बना था और एक बार फिर संविधान के तमाम जो मुद्दे हैं, प्रावधान हैं, उन पर सरकार घिरी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में जहां पर चुनाव होंगे तो ये किस तरीके से इसको अपने को बचाने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी? हाँ देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी अपने को बचाने का प्रयास कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने को बचाना क्यों है? भाई भारतीय जनता पार्टी तो जो अपना एजेंडा है उसको लागू कर ही रही है जी। बचाने की बारी तो जो है वो आएगी, बचाने की बारी वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के सामने होगी। वो किस तरीके बताएं? हालांकि जो कह रहे हैं चिराग पासवान की भाई हमें भी तो फिक्र है कि 70% वोट हमारा खतरे में पड़ जाएगा, तो हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे, तो अब बिल बहुत अच्छा है, वो तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये समझ में आ गया है कि गलती कर बैठे हैं चिराग पासवान, गलती कर बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, ये साफ तौर पे समझ में आ चुका है। लेकिन इस बीच समीर जी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो वायनाड में भूस्खलन हुआ था और उसको लेकर जो सरकार से कहा गया था कि भाई आप जो है उसको माफ कर दीजिए, जो ऋण है उनको, या उसका पुनर्निर्धारण कर दीजिए। अब प्रियंका गांधी जो है उन्होंने समीर जी एक ट्वीट करके बताया है, एक खबर को ट्वीट करते हुए कि सेंटर ने जो मतलब केंद्र ने केरला हाई कोर्ट को बताया है कि जो वायनाड के लैंडस्लाइड विक्टिम्स थे उनके लिए कोई भी लोन माफी जो है मतलब ऋण माफी नहीं की गई है। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। हम प्रियंका गांधी का ट्वीट देख सकते हैं कि क्या कहा है। जी बिल्कुल, वो उसमें लिखा है प्रियंका गांधी ने कि वायनाड भूस्खलन पीड़ितों ने अपना सब कुछ खो दिया है, घर, जमीन, आजीविका,
फिर भी सरकार ऋण माफी तक देने से इनकार कर रही है। इसके बजाय उन्हें सिर्फ ऋण पुनर्निर्धारण और पुनर्गठन मिलता है। यह राहत नहीं है, यह विश्वासघात है। हम इस उदासीनता की कड़ी निंदा करते हैं और वायनाड में अपने भाइयों और बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हम न्याय मिलने तक हर मंच पर उनकी आवाज उठाएंगे। बहुत बड़ी आपदा आई थी, भूस्खलन हुआ था वायनाड में और प्रियंका गांधी वहां की सांसद हैं, तो वहां के पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, ये शिकायत की गई है। एक बड़ी खबर और आ रही है अमलेंदु जी, अश्विनी चौबे जो बिहार के नेता है बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक एनडीए के साथ संयोजक की भूमिका निभाई है। अगर उन्हें प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है तो ये बिहार के अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाता है तो ये बिहार के लिए गर्व की बात होगी। हमारी मुंह से निकल गया प्रधानमंत्री, और पहले यही था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे इंडिया गठबंधन की ओर से, और एनडीए गठबंधन की ओर से भी रहे हैं। चूंकि 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था तो बहुत तिलमिला गए थे और उन्होंने एनडीए तक छोड़ दिया था। अब एनडीए के साथ वो बार बार सफाई देते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक बड़ा बयान है उनका और सीधे तौर पर इसको देखा जा सकता है कि अब बिहार से मुख्यमंत्री की दावेदारी से हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हाँ समीर जी, इसका मतलब कि बिहार से उनका विदाई का तैयारी जो है बीजेपी ने शुरू कर दी है। इसी तरीके के बयान धीरे धीरे आएंगे और आते आते फिर नीतीश कुमार जो है गायब हो जाएंगे। हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए, जब तक चुनाव हो तब तक के लिए 2-4 महीने के लिए उनको प्रधानमंत्री बना भी दिया जाए, ताकि वो रास्ते से उनका कंटक जो है वो बीजेपी का साफ हो और बीजेपी अपनी वहां सरकार बनाने के लिए काम कर सके। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जी, अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या बनना चाहते हैं। अब मतलब नीतीश कुमार तो इंतजार कर रहे हैं लगातार अमलेंदु जी, और शायद चुनाव तक इंतजार ही करते रहेंगे कि उनको एनडीए अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं। एक और खबर आ रही है कि आज सुबह से ही नीतीश कुमार तमाम अपने मंत्रियों के यहाँ 1 to 1 जाकर मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सब बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है बिहार में, और लगता है कि बीजेपी ने जो कुछ तय कर रखा है उसकी जानकारी अब अच्छी तरह से नीतीश कुमार को भी हो गई है। और हो सकता है समीर जी कि आज जो 2 बजे इंडिया गठबंधन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसका संबंध कुछ बिहार से भी, उसका ताल्लुक कुछ बिहार से हो, बिहार में कोई बड़ा खेल होने जा रहा हो। जी, अभी होने जा रहा हो, चूंकि वक्त बिल तो पास हो गया, लेकिन नीतीश कुमार को अभी अश्विनी चौबे का बयान समीर जी ऐसे ही नहीं आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं आ गया। अश्विनी चौबे बड़े नेता हैं बीजेपी के और सम्राट चौधरी से तो बड़े ही नेता हैं कम से कम। तो ऐसे समय में अश्विनी चौबे का बयान आना ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि कोई लॉलीपॉप फेंका जा रहा हो, हालांकि पहले भी ये लॉलीपॉप फेंके गए थे, तब भी नीतीश कुमार ने मना कर दिया था कि उन्हें इन लॉलीपॉप की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, कि पहले कहा गया था जब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है तो या राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो उसकी अब देखना है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। बहरहाल जो आप खबर बता रहे हैं समीर जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों से डोर टू डोर जाकर मिल रहे हैं। जी, पहले क्यों नहीं मिले, और जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आ रही हैं, अश्विनी चौबे का जो बयान आ रहा है, ये बिहार में कोई बड़ी उलटफेर या कोई बड़ी जो है राजनीतिक तूफान की तरफ संकेत दे रहा है कि बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है। ये मालूम पड़ जाएगा आज या कल तक। जी बिल्कुल, एक कह लीजिए कि कैटेगरिकली भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कैसे अपने नेताओं से, मतदाताओं से काटने की कोशिश की, कामयाब रही। वक्फ कानून पर उनका समर्थन हासिल करके पूरी तरह से उनकी जो सेक्युलर छवि उन्होंने बनाई थी उसको ध्वस्त करने की कोशिश की, और अब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की, और अभी मान लीजिए नहीं भी हटाते हैं तो आने वाले दिनों में उनको मुख्यमंत्री पद पर रखेगी, ये तय हो गया है कि नहीं रखना है। यानी उनको अब ऐसा आश्वासन भी नहीं मिलने वाला है जैसा महाराष्ट्र में उस समय के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिला था। उनको उस समय तक आश्वासन मिला था कि आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे, बाद में हटा दिया गया। नीतीश कुमार को ऐसा भी कोई आश्वासन भारतीय जनता पार्टी देने वाली नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, नीतीश कुमार को ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिलने वाला है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। यानी एक तरीके से बीजेपी ने तैयारी कर ली है कि नीतीश कुमार की बिहार से विदाई तय है। अब नीतीश कुमार को तय करना है कि क्या वो इसी विदाई के हकदार हैं, क्या वो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि उनको इसी तरीके से अपमानित होकर विदा होना है। जी, अगर ये तय कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो जाने, उनका काम जाने। और अगर ये तय नहीं किया है
तो मुझे लगता है कि आखिरी समय में उनको अपने समाजवादी तेवर दिखाने चाहिए। हालांकि अंत समय जो होता है समाजवादियों का, हमने देखा है उनके किस तरीके के तेवर होते हैं। बहरहाल फिर भी अगर थोड़ा भी समाजवादी तेवर उनके अंदर बचा है तो उनको दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम दिखाई पड़ रहे हैं बिहार में, और एनडीए इंडिया गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे होने वाली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। रहेंगी हमारी निगाहें। बने रहिए आप डीबी तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।